धामी ने तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। सभी प्रदेशवासियों की सुख शांति के लिए भगवान से की कामना। सोलह जुलाई से मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में हरेला पर्व। अब हरेला पर्व में लगाए जाएंगे 50% फलदार पौधे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए वन विभाग को निर्देश। लक्सर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में चलने वाली 60 ट्रॉलियों को प्रशासन ने किया जब्त। अन्य खनन माफियाओं की धरपकड़ में जुटी टीम। हल्द्वानी में बिना फिटनेस की दौड़ रही स्कूल बस में लगी आग। सभी स्कूली छात्र सकुशल। 2020 में खत्म हो चुकी थी स्कूल बस की फिटनेस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुट गया है। आगामी 16 जुलाई से प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जिलों से डीएफओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े। वहीं सरकार ने इस बार एक अहम निर्णय लिया है कि पर्व में लगने वाले वृक्षों में से 50% पेड़ फलदार वृक्ष के होंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरेला पर्व में सभी लोगों की सहभागिता हो, इसके लिए वन विभाग सभी अन्य विभागों को इसमें शामिल करने का काम करेगा। इस बार 15 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में पूर्व की भांति हरेला पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाने का सरकार का निर्णय है, जिसमें इस वर्ष 15 लाख पेड़ों को प्लांटेशन का हमारा टारगेट है। और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें मैकेनिज्म में चेंज किया। इसमें पहली बार हम लोग फलदार पेड़ 50% की संख्या में इसमें जो प्लांटेशन करेंगे, 50% की संख्या में फलदार पेड़ होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की राजनीति का आरोप लगाया है। माहरा ने कहा कि भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर नुपुर शर्मा को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कन्हैया लाल के हत्यारों को भाजपा का करीबी बताया। माहरा ने कश्मीर घटना पर कहा कि जो आतंकवादी पकड़ा गया है वो भाजपा से जुड़ा है। चाहे वो मॉब लिंचिंग पहले हुई, चाहे कन्हैया की हत्या हुई, ये सभी घटनाएं पोलराइजेशन ऑफ वोट का एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, इससे पहले सांप्रदायिक दंगे हुए। उत्तराखंड में आपको याद होगी 2012 में रुद्रपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक चुनाव से पहले। और पुलवामा की घटना ठीक संसद के चुनाव से पहले हुई। आज राजस्थान में चुनाव है, वहां कन्हैया की हत्या हुई और 2 मुस्लिम नौजवान उसमें सामने आते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से उस दिन और 2 दिन 3 दिन लगातार लोग अलग अलग किस्म की बयानबाजी कर रहे थे, बढ़ चढ़ के कर रहे थे। यहां तक कि केंद्र में मंत्री रहे लोग भी उसमें बयान दे रहे थे। लेकिन आज जब उनके कन्हैया जी के जो हत्यारे हैं, उनके जब संबंध गुलाब चंद कटारिया जैसे बीजेपी के नेताओं और अन्य नेताओं से आ रहे हैं, जब उनका अल्पसंख्यक जो उनका विभाग है उससे उनका पदाधिकारी पाया जा रहा है, तब से सब मौन लेके बैठ गए हैं। बीजेपी के नेता सामने आके इस पर कोई बयान नहीं दे रहे, ये दुख का विषय है। कोटद्वार नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया था, लेकिन पूरी कार्रवाई न होने से अतिक्रमणकारी खुद ही अपने भवन का हिस्सा गिरा रहे हैं। इस दौरान वे कोई सुरक्षा नहीं बरत रहे हैं। इसका खामियाजा वहां से गुजर रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन ने सड़क पर यातायात भी चालू करा दिया है, लेकिन सड़क पर चल रहे लोग किसी अनहोनी का शिकार न हो, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। राहगीर जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। इसके साथ ही कई जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है।
लक्सर में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया। दरअसल उप जिला मजिस्ट्रेट को मुखबिर से सूचना मिली कि बाणगंगा नदी के तटीय इलाकों में खनिज की अवैध तस्करी बड़े स्तर पर की जा रही है, जिसके बाद वे रात 2 बजे ही मौके पर जा पहुंचे। उप जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है, जिनमें अवैध खनन की सामग्री भरी हुई थी। उप जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक 2 जेसीबी मशीन चालक मौके से जेसीबी ले जाने में कामयाब हो गए। हालांकि उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। एक सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुर और नहनपुर के सीमा में बाणगंगा में अवैध खनन की कार्रवाई चल रही है और जेसीबी मशीन से अवैध खनन हो रहा है। तत्काल यहाँ से टीम मूव कराया गया। मौके पे जेसीबी मशीन प्राप्त नहीं हो पाई। 7 ट्रैक्टर जो कि आरबीएम से भरे हुए मौके पे पकड़े गए और उन्हीं सभी को सीज करके उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की जो भी अवैध खनन की कार्रवाई होगी लगातार इस पर कार्रवाई। नैनीताल के कोटाबाग विकासखंड में देवीपुरा सौड मोटर मार्ग बीते 5 दिन से बंद पड़ा है। ये सड़क पूरे पर्वतीय क्षेत्र को विकासखंड और नैनीताल से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ग्रामीणों ने श्रमदान कर इसे खोलने की कोशिश भी की, लेकिन मलबा ज्यादा होने के चलते रास्ता अभी तक बंद है। ग्राम प्रधान संगठन, जिला अध्यक्ष समेत कई ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द रास्ता खुलवाने की मांग की है। कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्र सौड़ देवीपुरा मोटर मार्ग जो नैनीताल जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ती है, नैनीताल विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाला मोटर मार्ग लगभग 6000 की ग्रामीण आबादी को कवर करता है। पिछले 5 दिनों से ये मोटर मार्ग लगातार मलबा आने के कारण बंद है, जिसमें प्रशासन और विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं की गई है। हम निवेदन करते हैं सरकार और माननीय स्थानीय विधायक महोदय से कि उक्त मोटर मार्ग के संचालन के लिए अति आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिए जाएं। उत्तराखंड के सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्या को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन पर काम का ओवरलोड होता है, साथ ही उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आमतौर पर 2 एएनएम कार्यरत रहती हैं, लेकिन एक को शक्ति फॉर्म के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है, तो वहीं दूसरी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जिस कारण नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मैं अभी सर से बात कर रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों के टीकाकरण कराने में, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने में। यहाँ पे एएनएम कार्यरत नहीं है। जो एक एएनएम है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। वो कभी टीकाकरण में आती हैं, कभी नहीं आ पा रही हैं और उसकी वजह से फील्ड वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ बिल्डिंग काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम वहाँ चढ़ाया जाता है गर्भवती महिलाओं का और उनको टीका लगाने के लिए हमें ऊपर भेजना पड़ रहा है, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और काम करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आज ये कहना है जिन आशाओं की उम्र ज़्यादा हुए उनको निकाल दो। ये खुद संविदा में है और खुद अपना बेड रेस्ट में है। अगर ये आशाओं को मतलब जरा उम्र ज़्यादा होने में निकलेंगे तो फिर इन्होंने भी घर में रहना चाहिए। मेडिकल में ये यहाँ क्यों आ रही है और धमकी दे रही है मैं साइन नहीं करूँगी। अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, मैंने अपना ऑपरेशन पीछे कर दिया। पोलियो की ड्यूटी मेरा ऑपरेशन हुआ 13 दिन हुए थे और इन्होंने कहा कि हेमंती नेगी हॉस्पिटल नहीं आ रही। इनके मारे मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और मेरे पेट में इतनी सूजन हो गई, मैं चलना फिरना बंद हो गया। 1 हफ्ते तक मैं सांस ले पाई और मुझे बहुत परेशानी हुई। अब मजबूरी ये है कि साइन नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा और पैसा हमारा आता नहीं है टाइम से। हम क्या करें, हम इन्हीं लोगों के नीचे दबे हैं। जहाँ है हमारी बात दबाई जाती है और आगे हमारी कोई बात बढ़ाई नहीं जाती है। हरिद्वार में 2 दिन से हो रही भारी बारिश ने निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है। इसी को देखते हुए प्रशासन गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु को तेज बहाव में न जाने की हिदायत दे रहा है। जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। साक्षी घाट पर हरियाणा से आए एक यात्री को जल पुलिस और सीपीयू ने समय रहते डूबने से बचाया है। जो भी युवक इस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं।
ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। बहने के बाद वो प्रेमनगर आश्रम के पास जंजीर उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ लिया। इसी बीच हमारे पास सूचना आई तो जल पुलिस और सीपीयू तत्काल एक्शन में आई, मौके पे गई और उस युवक को बचा ली। तो हरिद्वार में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को तेज बहाव में ना जाने की हिदायत दे रहा है। जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इस बात के बाद भी, इन सब चीजों के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। साक्षी घाट पर हरियाणा से आए एक यात्री को जल पुलिस और सीपीयू ने समय रहते डूबने से बचाया है। तो प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, हिदायत भी दी जा रही है, यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। और आपको बता दें, निचले इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है भारी बारिश होने के चलते। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं भारी बारिश हो रही है, जलस्तर भी गंगा नदी का बढ़ रहा है, ऐसे में लोग नहीं मान रहे हैं और तमाम हिदायत देने की जो बात की जा रही है उसका भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी भी अब बरसात लग चुकी है। बरसात के साथ श्रद्धालु भी बहुत दूर से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से, देश के हर एक कोने से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक हरियाणा जो हरियाणा से जल लेने आए थे वो कहीं ना कहीं ऊंची जगह से छलांग लगा रहे थे, उसके बहते, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम है क्योंकि यहाँ पे तेज बहाव बढ़ जाता है और उसके चलते कहीं ना कहीं कोई कहीं दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो मौजूदा सीपीयू पुलिस वगैरह और अलर्ट एनडीआरएफ की पुलिस रहती है, कहीं ना कहीं और कुछ लोगों ने वहाँ पे देख लिया, उन लोगों को उस श्रद्धालु को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, साथ में तेज बहाव में क्योंकि गंगा का स्तर बढ़ने से वहाँ काफी लोग ऐसे बहुत सारी शिकायतें आती रहती है। जी, मैं और साथ ही आपको बता दूं क्योंकि इस श्रद्धालुओं को सुरक्षित इसलिए निकाली कि वक्त रहते उसे देख लिया गया था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और समय रहते जल पुलिस ने एक युवक को भी बचाया। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में ठेकेदार का शव मिला। शव अलीपुर रोड स्थित आम के बाग के पास मिला है। मृतक का नाम नवाब बताया जा रहा है। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता की हत्या कर शव आम के बाग के बाहर फेंका गया है। बताया जा रहा है कि नवाब पिछले 1 सप्ताह से लापता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मंडी गए थे, 17 तारीख हुआ था। उसके बाद मंडी से पैसा चले वहाँ से घंटे पहुंचे हैं, यहाँ से ना बागों पहुंचे। अब ये माम चुक रहे थे, बाग वाले आया कि वहाँ पर एक आदमी पड़ा है, देख जाओ। रिपोर्ट दे रखी, रोटी की दे रखी, जलपुरी दे रखी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हल्द्वानी अंतर्गत ग्राम सभा बच्ची नगर में भरतपुर नंबर 2 में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़कों पर जल भराव के साथ ही कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं होती है। सरकार ने हर घर नल का दावा तो किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह हमारे लिए सपना सा हो गया है। स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में पानी की समस्या बनी हुई है। अधिकारी मामले में पल्ला झाड़ते हैं। वॉशिंग सेंटर है, वहां पानी आता है, लेकिन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चार 5 साल पहले तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी था। यहाँ पर काफ़ी मकान बन चुके हैं, काफ़ी कॉलोनियाँ कट गई हैं, जिस भी प्रॉपर्टी डीलर ने यहाँ पर कॉलोनी काटी, पानी की कोई सुविधा नहीं दी। आज स्थिति ऐसी हो गई कि आदमी को 1 लीटर पानी के लिए भी यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जो नज़दीक के परिवार हैं वहाँ पर तो पानी है, लेकिन जो जहाँ पर दूर हैं वहाँ पर पानी नहीं है। सरकार के पास भी हम कई बार चले गए हैं, जिसके बाद कि हमारी कहते हैं कि DPR आ गई है। अभी मेरी हाल ही में 5 दिन पहले एक्शन साहब से बात हुई थी, तो कहते हैं कि जो हमारा ट्यूबवेल बन रहा है यहाँ पर भरतपुर नंबर 1 में, तो उसमें वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर टेंडर हो जाएंगे। अगर 1 महीने के अंदर टेंडर होते हैं तो हो जाएंगे, कहते हैं, लिखित में नहीं देते हैं। 1 महीने के अंदर टेंडर हो जाएंगे, लेकिन 1 साल में लगभग ट्यूबवेल तैयार होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये कैसे इसका समाधान हो,
मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये 1 साल के लिए किसी तरह भी ये पानी की समस्या का समाधान हो जाए। हम पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। शुरू में तो समस्या नहीं थी, पानी आ ही जा रहा था। तो पिछले जो है 5-6 महीने से यहाँ पे दिक्कत आ रही है पानी की। हम टैंकरों से पानी डाल रहे हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है हमें। क्या कहते हैं, बिल आ जा रहा है। पहले 100 रुपया आता था, अब 750 रुपया बिल आ रहा है। हमने फ़ोन में बात भी की और अधिकारियों के लिए हमने लेटर भी बना रखी है। यहाँ से मीटिंग करके हम लोग प्रस्ताव बना करके वहाँ गए हैं। तब भी अभी पानी मतलब ऐसा है, उसका एक तो फिक्स टाइम नहीं है। जो टाइम है उसमें बहुत ही कम पानी आता है। जो दूर दराज वाले जो रोड साइड हैं उनके यहाँ पानी आ जाता है, जो दूर के हैं उनके यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए ऊधम सिंह नगर के जसपुर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सूत मिल परिसर में जसपुर कोतवाल और तहसीलदार ने बैठक ली, जिसमें ग्राम प्रधान समेत कई स्थानीय मौजूद रहे। सभी से त्योहार पर शांति बनाए रखने की अपील की और शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। स्वार्थपूर्वक बनाया जाए। चंपावत जिले के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के लिए स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। साथ ही घाट पर जल पुलिस तैनात करने की मांग की है। इन घाटों पर भारत के अलावा नेपाल से भी काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव राय की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस ओर ध्यान देने का अनुरोध किया है। अपने प्रशासन से कि यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे तीर्थयात्री आते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर सहदाह करने आते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्नान करते हैं, और कोई व्यवस्था न होने की वजह से, क्योंकि नदी का प्रभाव बहुत है और उसमें कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। और हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ऐसे प्रमुख स्थानों पर पंचेश्वर और रामेश्वर में जो है एक घाट का निर्माण किया जाए, और उस पर जो तीर्थ स्थानों पे होता है जो चैन लगाई जाती है नहाने आदि के लिए, उसकी सुरक्षा हो। चूंकि ये बहुत बड़ी नदी है, इसमें महाशिरा, क्रॉन्च जैसी मछलियां भी हैं, जो कि एक काफी संरक्षित प्रजाति की मछली है और मानव के लिए खतरा भी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो पुलिस अधीक्षक है उनसे अनुरोध किया जाएगा कि इस संबंध में वहाँ पर जल पुलिस की परमानेंट तैनाती कर दी जाए, और जहाँ तक जगह जगह जहाँ पे अधिक डूब क्षेत्र हैं वहाँ पर बोर्ड लगाने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया। हल्द्वानी में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल बस में अचानक इंजन में आग लगने से बड़ा हादसा होते होते टला है। बस में स्कूल के 12 बच्चे सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई है। वहीं जब बस का नंबर स्थानीय लोगों ने वाहन ऐप पर चेक किया तो पता चला कि बस की फिटनेस 2020 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। वहीं बस चालक का कहना है कि वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से आग लगी है। देहरादून में भिक्षावृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे और महिलाएं चौराहों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश अनुसार शहर में भीख मांगने वाली महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया है, जिनमें 4 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू कर महिलाओं और बच्चों का मेडिकल भी करवाया गया। उसके बाद सभी बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो लगातार भीख मांगते हुए बच्चे और महिलाएं सड़कों पर नजर आते हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला अधिकारी के निर्देश पर भीख मांगने वाली महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया, जिनमें 4 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं।
जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अब कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज हो सकेगा। बता दें कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए नई ओपीडी कक्ष की शुरुआत की गई है, जहां कैंसर पीड़ित मरीजों का समय रहते उपचार हो सकेगा और मरीजों को राहत मिल सकेगी। एक पैलिएटिव वार्ड यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे मरीज जो बहुत समय से कैंसर की सेवाएं ले रहे हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से और उनका इलाज पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अगर उन्हें यहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है और जो लोकल के मरीज हैं यहाँ पर आते हैं तो हम उनको भर्ती करके सेवा देते हैं। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर बना रोडवेज बस स्टैंड अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। जी हां, मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों को घंटों धूप में ही खड़ा होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां बना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 4 धाम यात्रा के दौरान भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब कांवड़ यात्रा शुरू होने के चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद भी मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस स्टैंड पर बना शौचालय तक खराब पड़ा है और बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाती नजर आ रही है। प्रवेश द्वार होने के नाते मंगलौर बस स्टैंड की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ी हुई है और अगर बस स्टैंड को देखा जाए तो वहाँ यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। धूप और बारिश से बचने के लिए कोई टीन शेड नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय की हालत जो है वो बद से बदतर है। इस संबंध में मैंने नगर पालिका के ईओ से बात की थी। हरिद्वार और देहरादून की गाड़ियाँ क्योंकि अब रुड़की नहीं जाती तो रुड़की के यात्री भी मंगलौर बैठने आते हैं। इससे मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। बहुत भीड़ रहती है लेकिन वहाँ यात्रियों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध। यहाँ पे उत्तराखंड का ये रोडवेज मंगलौर का जो है बहुत पुराना रोडवेज है और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, ना बैठने के लिए लेडीज़ के लिए कोई है, ना जेंट्स के लिए कोई है, कोई चेयर वगैरह आपको या कोई सीटिंग वगैरह जो आजकल जो सरकार कर रही है कुछ नहीं है। और पीछे की अगर तुम हालत देखो तो पेड़ उग रहे हैं, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं है, कोई पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है और इसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कोई सुविधा का अभाव सरकार का नहीं दिख रहा है। ऊपर से कांवड़ यात्रा भी चलने वाली है, उसको भी देखते हुए 4 धाम यात्रा चली, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। उच्च अधिकारियों को हमने डिमांड भेज दी है और क्योंकि ये पीछे जो कोरोना काल में ये यहाँ से जो है डैमेज कर दिया था यहाँ का फर्नीचर और उसकी डिमांड भेज दी गई है और जीएम साहब ने जो आश्वस्त किया कि जल्दी यहाँ से भेज। हरिद्वार में निजी कंपनी की ओर से संचालित मनसा देवी और चंडी देवी उड़न खटोली की सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन तक का नहीं मिल पाएंगी। निजी कंपनी के जनरल मैनेजर मनोज डोभाल ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़न खटोली के अर्धवार्षिक रखरखाव के कार्य के लिए अलग अलग तिथि पर दोनों मंदिरों में चलने वाले उड़न खटोले की सेवा 3 दिन बाधित रहेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।